आपने हमारे फिजियो के पंचायत पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हमारे साथ डॉक्टर विशाल सर थे। आज फिर इन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए विशाल सर का धन्यवाद और इनको हैप्पी दिवाली भी। आपको भी हैप्पी दिवाली मानू। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है, तो आज हम लोग हेल्दी एजिंग पे बात करेंगे कि बढ़ते उम्र के साथ जो परेशानियां आती हैं उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। उसी के बारे में आज हम विशाल सर से बात करने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर विशाल सर हमें बताएं कि बढ़ती उम्र के साथ जो परेशानियां हैं उन परेशानियों से हम कैसे बचें और उन परेशानियों से हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और एक हेल्दी एजिंग की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो सर आज आपसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि हेल्दी एजिंग का मतलब आपके हिसाब से क्या है सर? देखिए, जो सबसे पहला तो हम बहुत ही खुश हैं कि आपने जो टॉपिक चुना है वो इस बार का वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे का वो थीम भी था। ऐसे तो बहुत सारा टॉपिक्स है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जो एक वर्ल्ड वाइड जो होता है एक्सेप्टेड होता है कि हाँ एक टॉपिक दे दी जाती है जिस पे हम लोग डिस्कशन करें। तो इस बार जो हमारा जो मेन थीम था इसी से रिलेटेड था कि जो बढ़ती उम्र के साथ फिजियोथेरेपी कैसे काम करता है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि बढ़ती एज के साथ में हमारी क्या फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। देखिए, फिजियोथेरेपी का तो बढ़ती उम्र के साथ में ऐसा देखा जाए तो हम जैसे कि हम ऑर्थो के केस में देखें या न्यूरो के केस में देखें, हर जगह या कार्डियो के केस में देखें तो हर जगह फिजियोथेरेपी का रोल है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ कुछ कुछ बीमारियां भी आती हैं, जैसे कि आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, फिर आपका सार्कोपेनिया हो गया जिसमें कि हमारी मसल लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद अगर न्यूरो डिजीज़ की बात करें तो उसमें आपका अल्जाइमर, पार्किंसन जैसे डिजीज़ आते हैं। तो इसका बहुत ही ज़्यादा मेन रोल है फिजियोथेरेपी का इन बीमारियों के अंदर। सर लेकिन हमने देखा है कि जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं, हाँ, जिनका उम्र बढ़ रहा है, जो एक एज 40 के आसपास जिनका एज है, 40 के बाद जो क्रॉस कर रहे हैं, उन लोगों में ज़्यादातर नी का पेन, कमर, लो बैक पेन, इन सब चीज़ों से ज़्यादा सर्वाइकल का पेन, इन सब चीज़ों सर्वाइकल का पेन तो अभी नए लड़कों में भी या नए लोगों में भी, वो लड़के हों या लड़कियां हों, चाहे कोई भी हो, उन सभी में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हाँ, ये बात आपने सही बोला कि आजकल कम एज के बच्चों में भी देखा जाए तो सर्वाइकल के पेन, नी पेन ये सब देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कभी ओल्ड एज में हम इसको कहते थे कि एक सर्टेन एज के बाद ये चीज़ें होती थी। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोकास्ट, ये जो होता है, जैसे हमारा ऑस्टियो बोन्स का बनना और बोन का डिजेनरेट होना दोनों साथ साथ चलता है इनटू द अर्ली एज। लेकिन जैसे जैसे हमारा जैसे मेटाबॉलिज्म स्लो होता चला जाता है आफ्टर ए सर्टेन एज, तो उसमें क्या होता है कि हमारा बोन का तो उतना बन नहीं पाता है, लेकिन बोन का डिजेनरेशन ज़्यादा होने की वजह से कि हमारे नी पेन, एथराइटिस जैसी बीमारियाँ, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। तो इसमें हम लोग अपने डाइट को कंट्रोल करके और कुछ एक्सरसाइज को, जैसे कि कार्डियो हो गया, कुछ हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गया, तो ये सब हम करके अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। हाँ, एक्टिव लाइफस्टाइल और मोबिलिटी एजिंग को सर कैसे प्रभावित करती है? देखिए, उसमें कि जैसे कि अगर आप फिट हैं तो इसका कुछ पैरामीटर्स होता है कि हाँ हमारी मोबिलिटी सही है, हमारा पोस्चर सही है, हमारा गेट सही है, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये एक फिट का एक डेफिनेशन है। हाँ। लेकिन अगर अनफिट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि हमारी मोबिलिटी का घट जाना, रेंज ऑफ मोशन का घट जाना, या फिर हम लोग जो काम जो हम लोग अच्छे इंटेंस के साथ पहले कर पा रहे थे, ड्यू टू द पोस्चर्स या मोबिलिटी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे कि हाँ ये फिट नहीं है। ये सर एजिंग के साथ साथ पोस्चर और गेट में जो चेंजेस आते हैं सर, उनको मतलब आप कैसे कहना चाहेंगे कि उन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है जो उनके जैसे कमर का झुक जाना, सही ढंग से नहीं चल पाना, ये हमने बढ़ते उम्र के साथ कई लोगों में देखा है जी, अपने आसपास के लोगों में भी। हाँ, बिल्कुल। तो ये और बहुत सारे लोगों का वर्ल्ड वाइड क्वेश्चन हो सकता है कि बढ़ती उम्र के साथ हमारे पोस्चर, हमारे गेट, हमारे चलने के तरीके में जो चेंजेस आता है उनसे कैसे हम बचे।
देखिए, इसमें सबसे पहला है कि हमें एर्गोनॉमिक्स का ख्याल रखना होगा। अपने बॉडी को पोस्चर, जब हम बैठे हैं, अगर खा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम में भी हमारी एक प्रॉपर एक बॉडी की अलाइनमेंट होनी चाहिए। एर्गोनॉमिक्स का ख्याल रखना है। फिट रहने के लिए सबसे पहले अपने बोन्स को हेल्दी रखने के लिए अपने डाइट भी कंट्रोल करना होगा कि हाँ, एट सर्टेन एज हमें न्यूट्रिशमेंट वाली चीज़ें लेनी होंगी। फिर उसके बाद हमें जॉगिंग और कार्डियोज एक्सरसाइजेस भी करना होगा, तो जाके ही हम इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं बढ़ती उम्र के साथ। सर, बढ़ती उम्र के साथ साथ जो फिजियो रिलेटेड बीमारियां हैं या और भी कोई बीमारी है, जो बढ़ती उम्र के साथ किन बीमारियों का खतरा होता है और उन बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही, वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि हमारी कैल्शियम डेंसिटी का कम हो जाना, मेटाबॉलिज्म के वजह से कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो डिपोजिशंस की होनी चाहिए कैल्शियम की, वो कम होने लगती है। तो उसको हमें प्रॉपर तरीके से टैकल करने के लिए तो सबसे पहले हमें अपने डाइट पे ध्यान देना होगा। साथ में हमें स्लीप साइकिल्स को भी ध्यान देना होगा, ताकि हमारा कॉर्टिसोल का लेवल बॉडी के अंदर बढ़े ना और टॉक्सिसिटी बढ़े ना। और हमें वॉकिंग और जॉगिंग, ये सब भी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। साथ में हमें अपना डाइट को कंट्रोल करते हुए मोबिलिटी को भी मेंटेन करना है। सर, आपके हिसाब से फिट एजिंग और लॉन्ग लाइफ में क्या डिफरेंस है सर? देखिए, फिट एजिंग अगर हम उनको कहते हैं कि अगर उम्र तो आपकी बढ़ रही है, लेकिन उम्र बढ़ते उम्र के साथ आप अपने फंक्शन जो 20 साल पहले 25 साल पहले कर पा रहे थे, वो भी आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और ओल्ड एजिंग हम उनको कहते हैं कि आप उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन वो फंक्शंस, वो मोबिलिटी या वो रेंज ऑफ मोशन और वो फंक्शन पहले जो हम लोग कर पा रहे थे वो नहीं कर पा रहे, तो उसको कह देंगे ओल्ड एजिंग। ऐसे बहुत सारे, जैसे कि MS धोनी सबसे बड़े एग्जाम्पल है फिट एजिंग के। ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द फिट एजिंग। उन्हें 44 ईयर्स की उम्र में भी, 45 ईयर्स की उम्र में भी बंदे की इतनी मोबिलिटी है कि वो अभी भी 2 विकेटों के बीच में तेज दौड़ लेते हैं। तो इसे हम लोग डालते हैं फिट एजिंग के कैटेगरी में। लेकिन कुछ ऐसे भी क्रिकेटर्स हैं जिनकी 40 ईयर्स होते होते, 36 ईयर होते होते मोबिलिटी घट जाती है। दे कांट मोबिलाइज, दे कांट रन वेरी वेल इनटू द बिटवीन द विकेट्स, तो उसको हम लोग कहेंगे ओल्ड एजिंग। तो सर, जैसा आपने बताया कि एक खिलाड़ी जो दौड़ रहा है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल सर आपने दिया। या विराट कोहली को ले लीजिए, या महेंद्र सिंह धोनी को ले लीजिए, या किसी सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए। उनके एज में अगर हमारे गांव में हमारे आसपास के लोगों को देखें तो वो बिछावन पकड़ लेते हैं सर, लेकिन वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं अभी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो फिजियोथेरेपी की निगरानी में है। तो लोग फिजियो का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं सर, सबसे बड़ी बात तो ये है। और हमें फिजियो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, फिजियो किस तरीके से हमारे लाइफ को सही रख सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में तो लोगों को अभी पता ही नहीं है सर। हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि फिजियो का रोल सिर्फ बीमारी को ट्रीट करने तक नहीं है, इट इज़ ऑल्सो प्रिवेंशन, है ना। इसको हम प्रिवेंशन के तौर पर भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जिनके पास अवेयरनेस है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ पे अवेयरनेस है, जैसे रिमोट एरियाज़ की, जैसे आपने एग्जांपल दिया, तो उसमें क्या होता है कि अवेयरनेस ही नहीं है, जिस वजह से वो अपने बॉडी को, अपने बोन्स को, अपने जॉइंट्स को उस तरीके से मोबाइल नहीं रख पाते हैं जैसे कि अवेयर लोग रख पाते हैं। तो इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको कैंपिंग के थ्रू या सेमिनार, अगर कॉन्फ्रेंसेस होती है या कहीं पे हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम लोग इसको ध्यान दे के अगर इसको प्रमोट किया जाए, फिजियोथेरेपी का रोल अगर हम लोग पीपुल टू पीपुल अगर हम लोग डिस्कस करें, तो ज़रूर इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समय के साथ हर लोग तक अवेयर करवा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर विशाल सर, आज आपने अपना कीमती समय दिया और हेल्दी एजिंग के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, जो अगर चाहे तो लोग अपने जीवन में उन चीज़ों का पालन करके और बहुत आगे जा सकते हैं और अपने लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। और उम्र बढ़ेगी तो उसके साथ साथ उनकी रेंज ऑफ मोशन और मोबिलिटी भी कम नहीं होगी। इसके बारे में बहुत आपने अच्छी अच्छी बातें बताई, तो थैंक यू। फिर मिलते हैं सर।